गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में अपन ने स्टडी की थी मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र की, जिसमें नॉर्मली अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें बताया था कि परिसंचरण क्या होता है। तो अपन ने कहा परिसंचरण क्या था, वही शरीर के अंदर जितने भी तरल होते हैं, उन तरल जहाँ से वो स्रावित होते हैं वहाँ से उनको ग्राही अंगों तक पहुँचाने के लिए शरीर में जो तंत्र उपस्थित होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। परिसंचरण तंत्र को अपन ने दो भागों में बांटा था, एक जल परिसंचरण तंत्र, एक रुधिर परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र में से रुधिर का परिसंचरण हो रहा था और जल परिसंचरण तंत्र से जल का परिसंचरण हो रहा था। अपने सिलेबस में रखा गया रुधिर परिसंचरण तंत्र और बताया था कि रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है वो दो प्रकार से हो सकता है जीवों में, एक तो खुला और एक बंद। खुले में सीधा कह रहे थे उत्तकों के बीच में सीधे जो रक्त होता है वो संचरित होता रहता है, अर्थात रक्त के अंदर ही उत्तक वगैरह पूरी तरह से, कोशिकाएं वगैरह पूरी तरह से डूबी हुई रहती है। जबकि बंद में अपन ने कहा कि भाई रक्त की नलिकाएं वगैरह होती है, वो नलिकाओं के थ्रू रक्त होता है वो सामान्य उत्तक अंगों तक पहुंचता है। अपन बात कर रहे थे मनुष्य की, तो मनुष्य में जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो कौन सा होता है, बंद परिसंचरण तंत्र। खुला किस में होता है, तो खुला अपन ने बताया था आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के जीवों में होता है, और बंद अपन कहते हैं उच्चतर जितने भी कोऑर्डिनेट्स पर होते हैं उनमें सामान्य कौन सा होता है, बंद परिसंचरण तंत्र होता है। अपने सिलेबस में मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र है। तो आज जो अपना टॉपिक है वो है मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र या मानव रक्त परिसंचरण तंत्र। तो मानव में कौन सा रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, तो अपन कहेंगे मानव में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। आपने देखा होगा अपने नाड़ियाँ वगैरह दिखती रहती है, कुछ में जो नाड़ियाँ होती है अपन उनको धमनियाँ और शिराएं बोलते हैं। आगे अपन इसी लेसन में पढ़ेंगे धमनियाँ शिराएं क्या शिकाएँ होती है। मनुष्य में रक्त जो होता है वो धमनियों और शिराओं में बहता है। मनुष्य की जो धमनियाँ होती है वो केवल एक अपवाद स्वरूप फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर बाकी जितनी भी धमनियाँ होती है सब में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता रहता है, यानी ऑक्सीजनेटेड रक्त बहता रहता है। फुफ्फुसीय धमनी एक ऐसी धमनी होती है जिसमें कौन सा रक्त होता है, अशुद्ध यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त उपस्थित होता है। और अपन दूसरी बात करें शिराएं, तो एक अपवाद स्वरूप फुफ्फुसीय शिरा को छोड़कर बाकी सभी में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। फुफ्फुसीय शिराओं में शुद्ध रक्त होता है। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पर मानव रक्त की कि जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है उसमें मानव में दो तरह के द्रव होते हैं, वो इधर उधर संचरित होते रहते हैं। कौन कौन से, पहली बात करें तो रक्त है और दूसरा अपन बात कर रहे हैं लिम्फ या लसिका है। पहली बात करें अपने मानव रक्त की, ह्यूमन ब्लड की, तो ब्लड क्या होता है, तो लास्ट 11th में अपन ने पढ़ा है कि भाई रक्त क्या होता है, एक तरल संयोजी उत्तक होता है। तरल संयोजी उत्तक क्यों बोला है, क्योंकि ये सारे जितने भी अपने ऑर्गन्स होते हैं उन ऑर्गन को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो रक्त क्या होता है, एक तरल संयोजी उत्तक होता है जो मानव शरीर में रक्त नलिकाओं के द्वारा संचरित होता रहता है। अब रक्त के द्वारा ही अपने भोज्य पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी अपने पोषकीय तत्व होते हैं वो पूरे शरीर में संचरित होते रहते हैं, हार्मोन संचरित होते रहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त का लगभग रक्त जो होता है वो 5 से 6 लीटर तक होता है, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति उसमें रक्त कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है। और रक्त की जो पीएच होती है, भाई इसमें नोट कर लेना आप, पीएच जो होती है वो कितनी होती है, तो अपन कहेंगे रक्त की जो पीएच होती है वो अल्प क्षारीय मतलब 7.4 तक होती है, अल्प क्षारीय पीएच होती है। और रक्त का या अपन कहते हैं मानव रक्त के अध्ययन करना या रक्त का अध्ययन करना क्या कहलाता है, रक्त का अध्ययन करना, वैसे तो आपको ये लास्ट लेसन में पढ़ने को मिलेगा। रक्त का अध्ययन करना क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी कहलाता है। हीमेटोलॉजी क्या कहलाएगा, रक्त का अध्ययन करना हीमेटोलॉजी कहलाएगा। हीमेटोलॉजी में नॉर्मली अपन रक्त की संपूर्ण जांच का अध्ययन करते हैं, रक्त में क्या क्या चीज़ होती है उसका संगठन वगैरह इन सब का अपन अध्ययन करते हैं। तो अपन कहेंगे मानव रक्त क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है जिसकी पीएच कितनी होती है, पीएच अपन कहते हैं 7.4 होती है। और आयतन कितना या इसका वॉल्यूम कितना होता है, तो अपन कहेंगे टोटल वॉल्यूम होता है वो 5 से 5.5 यानी 5.5 लीटर तक एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त पाया जा सकता है।
तो मात्रा कितनी हो सकती है, 5 से 5 लीटर। पीएच कितनी होती है, 7.4 लीटर। अध्ययन करना क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी कहलाता है। अब मानव जो रक्त होता है, उस रक्त को अगर अपन इसके कंप्लीट संगठन की बात करें, कंपोजिशन की बात करें कि रक्त वास्तव में क्या है, रक्त में वास्तव में क्या क्या चीज़ होती है, तो रक्त के संगठन की या कंपोजिशन की बात करें, रक्त क्या होगा, एक तरह से संयोजक होता है जो कि मुख्यतः 2 भागों से मिलकर बनाता है, तो रक्त प्लाज्मा और एक रुधिर कणिका है। यानी कंप्लीट इसको अपन इसे चार्ट के थ्रू देख सकते हैं। किसके थ्रू देखें, चार्ट के थ्रू। तो देखो चार्ट के थ्रू अगर अपन देखें तो रक्त होता है वो एक तरह से संयोजक होता है। इसको 2 भागों में बांटा गया, एक बांटा गया रक्त प्लाज्मा, एक बांटा रुधिर कणिका है। प्लाज्मा जो होती है वो 55% होती है, यानी टोटल 55% जितना अपना 5.5 लीटर तक जितना रक्त होता है उसका 55% तो क्या होती है, प्लाज्मा होती है। और 45% क्या होती है भाई, इसमें रुधिर कणिकाएं होती है। अब प्लाज्मा जो होता है वो मुख्यतः अलग अलग भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें अपन जल भी देखते हैं, कार्बनिक पदार्थ भी देखते हैं, कार्बनिक पदार्थ भी देखते हैं। रुधिर जो होता है वो लाल रंग का होता है और इसमें सामान्यतः 3 प्रकार की कणिकाएं होती है। एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी और एक होती है प्लेटलेट्स। आरबीसी को अपन बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स, या अपन कहेंगे लाल रुधिर कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी को अपन बोलते हैं कौन सा, ल्यूकोसाइट, या इसको बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। यानी इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी क्या बोल सकते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी क्या बोल सकते हैं, ल्यूकोसाइट्स। क्या बोल सकते हैं, ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को अपन बिंबाणु भी बोल सकते हैं और थ्रोम्बोसाइट्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, थ्रोम्बोसाइट। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को अपन क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलेंगे अपन, थ्रोम्बोसाइट्स बोलेंगे। तो अगर अपन बात करेंगे भाई आरबीसी, तो आरबीसी सबसे ज़्यादा अपने ब्लड में होती है और इसी के कारण इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन कंटेनिंग एक ग्रुप होता है हीमोग्लोबिन जिसको अपन बोलते हैं। वो जो होता है नॉर्मली क्या होता है, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई करता रहता है। इसमें एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, इस रीजन से नॉर्मली इसका कलर होता है वो रेड होता है। फिर डब्ल्यूबीसी होती है, वो अपने क्या होती है नॉर्मली एंटी, ये जो अपने प्रतिजैविक कोश, ये जो अपना शरीर के जितनी भी अपनी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इट मीन्स शरीर को जो अपन कहते हैं रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है, प्रतिरक्षा देने का जो काम करती है वो कौन करती है, अपने डब्ल्यूबीसी करती है। प्लेटलेट्स जो होती है, वो प्लेटलेट्स क्या होती है, सामान्य मेगाकैरियोसाइट्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और वो क्या करते हैं, सामान्य रक्त का थक्का बनाने में सहायता करते हैं। डब्ल्यूबीसी को अगर अपन वापस देखें तो डब्ल्यूबीसी होती है, उसको क्लासिफाइड किया गया 2 पार्ट में। एक तो कहा गया कणिकीय डब्ल्यूबीसी और एक बांटा गया अकणिकीय डब्ल्यूबीसी। कणिकीय अकणिकीय किसके बेस पे बांटा गया, किसके आधार पर बांटा गया, तो कहा गया इनके कोशिका द्रव्य जो होता है, इस कोशिका द्रव्य में अगर मान लो कणिकाएं उपस्थित, जैसे मान लो ये सेल होती है, उस सेल में इस तरह की कणिकाएं उपस्थित होती है, भाई ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें अगर इस तरह की कणिकाएं उपस्थित है तो कणिकीय हो गई। और अगर मान लो ये न्यूक्लियस जो है लेकिन इसकी कोशिका द्रव्य में कणिकाएं नहीं है तो कौन सी होगी, अकणिकीय हो जाती है। कणिकीय, अकणिकीय और अपनी दूसरी बोलते हैं, तीसरी बोलते हैं कौन सी अपनी, ये जो कणिकीय और अकणिकाएं। कणिकीय जो होती है उसको वापस 3 भागों में बांटा गया। किसके आधार पर बांटा गया, कणिकीय अकणिकियों को, यानी सब इनको वापस किसके आधार पर बांटा गया, तो कहेंगे अभिरंजन के आधार पर, यानी इनके रंगने के आधार, अभिरंजन के आधार पर। अभिरंजन मतलब कोई भी डाई से उसके कलर किस टाइप से आ रहा है, अभिरंजित कौन सी डाई से हो रहा है, उसके आधार पर इसको वापस कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा होता है इओसिनोफिल्स, तीसरा होता है बेसोफिल्स। देखो न्यूट्रोफिल्स जो होती है, फर्स्ट अपन कह रहे हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स को अपन क्या बोल सकते हैं भाई, ये अपन अम्लीय और क्षारीय दोनों टाइप की जो अभिक्रियाएं होती है या दोनों टाइप के जो रंजक होते हैं, यानी ये अम्लीय अभिरंजकों से भी और क्षारीय अभिरंजकों से भी, दोनों अभिरंजकों से क्या हो सकता है, अभिरंजित हो सकते हैं। मतलब अम्लीय पदार्थ से भी और क्षारीय पदार्थ से, दोनों से ये कलर्ड हो सकती है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स। इओसिनोफिल्स जो होती है, जो नॉर्मली
अम्लीय अभिरंजक से ही क्या हो सकती है, अभिरंजित हो सकती है, इसीलिए इसको अपन एसिडोफिल्स भी बोल सकते हैं। एसिडोफिल्स कौन सी सेल्स बोल सकते हैं, एसिडोफिल सेल्स भी बोल सकते हैं। क्यों कि ये नॉर्मली एसिड से या अम्लीय अभिरंजक से ही अभिरंजित होती है। और इसको इयोसिनोफिल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली ज़्यादातर जो ये अभिरंजित होती है वो तो एक लाल रंग के अभिरंजक कौन से, इयोसिन से अभिरंजित होती है। इयोसिन किससे अभिरंजित होती है, इयोसिन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इयोसिनोफिल्स बोलते हैं। ये क्या, इयोसिन का एक अम्लीय अभिरंजक होता है। फिर तीसरी बात करते हैं बेसिक वाले की। भाई बेसिक वाला कौन सा है, तो अपन कहेंगे बेसोफिल्स। बेसिक से कौन सा, यानी अम्लीय न होकर कौन सा, ये अभिरंजन क्षारीय अभिरंजक से होता है। तो क्षारीय अभिरंजक से अभिरंजित होता है, इसलिए इसको बेसोफिल सेल्स बोल सकते हैं। और बेसोफिल सेल होते हैं वो किससे होते हैं भाई, क्षारीय अभिरंजक से अभिरंजित होता है। तो एक हो गया, ये तो दोनों से अम्लीय और क्षारीय दोनों से, ये खाली अम्लीय से और ये खाली क्षारीय से। अब अपन कहीं कणिकीय जो होती है, जितनी WBC होती है उसकी 65% तो क्या होती है, कणिकीय होती है, और 35% क्या होती है, अकणिकीय होती है। इस 65% में भी 62% तो न्यूट्रोफिल्स होती है, 2.5 इयोसिनोफिल्स होती है, और 0.5 क्या होती है, बेसोफिल्स होती है। अकणिकीय जो होती है मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक मोनोसाइट्स होती है और एक लिम्फोसाइट्स होती है। अकणिकीय भी कितने प्रकार की होती है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स होते हैं नॉर्मली 5% होते हैं, लिम्फोसाइट होते हैं नॉर्मली 30% होती है। लिम्फोसाइट होती है उसको वापस दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया था। एक तो किया गया टी लिम्फोसाइट और एक बांटा गया बी लिम्फोसाइट। ये टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट जो होती है वास्तव में ये अपनी क्या होती है, प्रतिरक्षा तंत्र के लिए उत्तरदायी होती है और अपने को शरीर से रोगों से लड़ने की क्षमता देती है। ये सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम और तरल माध्यम प्रतिरक्षा, यानी टी सेल होती है वो तो CMIS सेल मीडिएट इम्यून सिस्टम, और बी जो होती है वो HMIS ह्यूमरल इम्यून मीडिएटेड सिस्टम के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी कोई कोशिकाओं में अपने कोई कोशिका है वो बाहरी प्रतिरक्षी के रूप में आ गई तो उसको नष्ट करने का काम टी सेल करेगी, और कोशिका ने अगर कोई तरल अगर अपने शरीर में आया है उसको डैमेज करने का, उसको नष्ट करने का काम कौन करेगा, अपने बी सेल करेगा। तो रक्त जो होता है उस रक्त का अगर अपन अध्ययन करें तो रक्त की प्लाज्मा होती है, रक्त की कणिकाएं होती है। प्लाज्मा 55% होती है, कणिकाएं 45% होती है। उसमें सबसे ज़्यादा कणिकाओं में RBC होती है, फिर WBC और फिर प्लेटलेट्स होते हैं। WBC को वापस दो भागों में बांटा गया, कणिकीय और अकणिकीय। किसके आधार पर, कोशिका द्रव्य के आधार पर। कोशिका द्रव्य में कणिकाएं उपस्थित है तो कणिकीय, कणिकाएं नहीं है तो अकणिकीय। कणिकाओं को कणिकीय को भी वापस तीन भागों में बांटा गया, किसके आधार पर, अभिरंजन के आधार पर। अगर वो अम्लीय क्षारीय दोनों अभिरंजकों से अभिरंजित होती है तो न्यूट्रोफिल्स, खाली अम्लीय से होती है तो इयोसिनोफिल्स, और खाली क्षार से होती है तो बेसोफिल्स। और मोनोसाइट से होते हैं वो छोटे टुकड़े होते हैं, एकल केंद्र की युक्त संरचनाएं होती है जो 5% होती है। और लिम्फोसाइट होती है वो अपनी भक्षाणवी क्रियाओं के लिए, अपन कहते हैं टी सेल बी सेल होती है वो अपनी ये जो प्रतिरक्षी क्रियाओं के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर। अब अपन देखते हैं इसका एक एक कंप्लीट रक्त का जो संगठन है वो। सबसे पहले बात करें तो रक्त के प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा अपन कहेंगे हल्का पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है, अर्थात अपन कहते हैं रक्त कणिकाओं रहित, जो रक्त कणिकाओं को अपन हटा दे उसके बाद जो रक्त रह जाता है वो अपना क्या है, प्लाज्मा है। रक्त कणिकाओं रहित रक्त क्या है, अपना प्लाज्मा होता है। जो रक्त है कितना % होता है, 55% होता है। अब इसका सामान्य परसेंट देखें तो इसमें 90 to 92% भाग क्या होता है, जल होता है। शेष 10% में कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ और अन्य घुलनशील पदार्थ पाए जाते हैं। तो संगठन देखें तो सबसे ज़्यादा जल होता है 90 to 92%, कार्बनिक पदार्थ होते हैं 8 to 9% और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं 1%। कार्बनिक पदार्थों में नॉर्मली प्रोटीन वगैरह देखते हैं, कार्बनिक पदार्थों में कई सारे तत्व उपस्थित हो सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं जो इसका मेन पार्ट होता है, भाई रक्त का जो अपन कहते हैं बनाने का मेन भाग है वो कौन सा, अपना रक्त कणिकाएं होती हैं। रक्त कणिकाएं जो होती है वो क्या है, अपने शरीर के अंतर्गत जो प्लाज्मा होती है उस प्लाज्मा में तैरती रहती है। और ये नॉर्मली रक्त कितने % होते हैं, 45% होते हैं। इनकी मात्रा का अध्ययन करना क्या कहलाता है, हिमेटोक्रिट कहलाता है।
भाई रक्त का अध्ययन करना क्या कहलाता था? हिमेटोलॉजी। और रक्त कणिकाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हिमेटोक्रिट कहलाता है। अपन आरबीसी की में जो एचबी होता है उसकी काउंटिंग करके नॉर्मली अपन ब्लड का वॉल्यूम वगैरह बता सकते हैं। और अगर अपने शरीर में डब्ल्यूबीसी है उसको काउंट करने के लिए टीएलसी और डीएलसी दो अलग अलग विधियाँ काम लेते हैं, जो अपन लास्ट लेसन में देखे। टीएलसी होता है टोटल लिम्फोसाइट काउंट और डीएलसी होता है डिफरेंशिएट लिम्फोसाइट काउंट। इसमें टोटल श्वेताणु को गणना करते हैं और इसमें जो मोनोसाइट लिम्फोसाइट या न्यूट्रोफिल एसिडोफिल्स वो कितने होते हैं, उस सब की अलग अलग मात्रा का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? तो देखो अपने जो रक्त होता है उस रक्त में 3 प्रकार की कणिकाएं होती है। एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी और एक होती है प्लेटलेट्स। सबसे पहले अपन बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी क्या है? तो नॉर्मल अपन कहेंगे ये रक्त की मेन कणिकाएं होती है। इनको इन्हीं ये जो अपने शरीर में होती है वो 99% उपस्थित होती है और मानव रक्त में 99% क्या होती है? आरबीसी ही होती है। और यह जो लाल रंग की होती है इसके कारण इसको अपन इरिथ्रोसाइट सेल्स भी बोल सकते हैं। एरिथ्रोसाइट सेल जो होती है वो केंद्रक विहीन होती है, गोलाकार या अंडाकार आकृति की हो सकती है। लेकिन अपन बात करते हैं स्तनियों की, तो स्तनियों में सामान्य आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, लेकिन अपवाद स्वरूप 2 स्तनी ऐसे हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक होता है। कौन कौन सा? ऊंट और लांबा। जब इनकी आरबीसी प्री मेच्योर होती है वो तब नहीं होता, लेकिन जब मेच्योर हो जाती है तो नॉर्मली आरबीसी के केंद्र का होता है वो खत्म हो जाता है। तो ऊंट और लांबा की जो आरबीसी होती है उनकी आरबीसी में क्या होता है? केंद्र को उपस्थित होता है। लेकिन बाकी जितनी भी स्तनी होते हैं उनके आरबीसी में केंद्र के नहीं होता है। ऐसे एक एम्फीबियंस की बात करें तो मेंढक की आरबीसी में भी क्या हो सकता है? भाई केंद्र को उपस्थित हो सकता है। अपने को नॉर्मली स्तनियों का ध्यान रखना। स्तनियों में नॉर्मल ऊंट और लांबा 2 ऐसे हैं। लांबा ऊंट की प्रजाति का एक जीव होता है जो रेगिस्तान में पाया जाता है। नॉर्मली अपन कहते हैं ऊंट और लांबा 2 ऐसे होते हैं जिनमें क्या होती है भाई? उनके रक्त में आरबीसी उपस्थित होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में जो आरबीसी होती है वो कितनी होती है भाई? नॉर्मली 52 मिलियन तो एक नर में हो सकती है। 52 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, पर क्यूब मिलीमीटर अपन बोल सकते हैं। और एक स्वस्थ स्त्री की बात करें तो इसमें होता है 47 पर मिलियन क्यूब। क्यों? कि स्तनी के अंतर्गत जो मादा जो होती है उस मादा में रक्त का थोड़ा सा कम होता है, इस रीजन से उसमें आरबीसी भी क्या हो गई? कम हो गई। आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? आरबीसी का निर्माण हमेशा अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में होगा। और इसकी आयु जो होती है वो 120 दिन होती है। आयु कितनी होती है? 120 दिन होती है। और 120 दिन के बाद में ये नॉर्मली ऑटोमेटिक नष्ट होकर कहाँ चली जाती है? स्प्लीन या प्लीहा में चली जाती है, विघटित हो जाती है। और अंत में प्लीहा में चलने जाने कारण प्लीहा को अपन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी या आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। यानी सारी जितनी भी मृत आरबीसी होती है वो सारी कहाँ चली जाती है? प्लीहा में चली जाती है, स्प्लीन में चली जाती है। इसी कारण स्प्लीन को क्या बोलते हैं? आरबीसी का ग्रेवयार्ड, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी में क्या होता है? एक लोह युक्त तत्व यानी आयरन कंटेनिंग तत्व हीमोग्लोबिन वर्णक होता है। इसके कारण इससे क्या होता है? लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है उसको अपन डिनोट कर सकते हैं भाई एचबी से। एक्चुअल में एचबी जो होती है उसमें 2 चीज़ें होती है, एक तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन या ग्लोबिन प्रोटीन बोल सकते हैं। एचबी जो होती है उसमें क्या होता है भाई? 2 चीज़ें होती है, एक तो होती है ग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन, और एक होता है हिमेटिन ग्रेन्यूल्स। हिमेटिन ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं? आयरन कंटेनिंग जो होता है, इसके कारण इसका जो रक्त का रंग होता है वो किस तरह का? लाल रंग का होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक श्वसन वर्णक होता है जो गैसों का संचरण करता है। इट मीन्स हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन जोड़कर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है। इसी तरह हीमोग्लोबिन अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड जोड़कर कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है और रक्त को इधर उधर रक्त को में से ऑक्सीजन और CO2 का संचरण करता रहता है। और हीमोग्लोबिन में रक्त में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? एक एनीमिया नामक डिजीज हो जाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में अगर नर की बात करें तो अपन कहते हैं 14 से 15 HB प्रेजेंट होता है, यानी 14 से 15 हीमोग्लोबिन होता है, जबकि मादा में यह 13 से 14 ये हीमोग्लोबिन
उपस्थित होता है। क्लियर। तो ये तो था अपना आरबीसी। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे क्या, डब्ल्यूबीसी के बारे में। क्लियर। ओके, थैंक यू।